नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत है बायो एकेडमी चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेजॉग सिग्नलिंग, उसको अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाई द नेम हेजॉग वाज गिवन। तो ओरिजिनल हेजॉग जो जीन है वो मिलता है ड्रोसोफिला में, जिसमें कि जीन्स को उसके म्यूटेंट फिनोटाइप के बेसिस पे नाम दिया गया है। अगर ड्रोसोफिला में इस हेजॉग जीन का म्यूटेशन हो जाए तो फ्लाई लार्वा में हमें देखने को मिलेगा पॉइंटी डेंटिकल्स या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि दिखने में बिल्कुल भी सेम है एक हेजॉग के बॉडी सरफेस के साथ। इसीलिए हम इसको हेजॉग के साथ कंपेयर करते हैं और इसका नाम हेजॉग दिया गया है। इस कार्टून में हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है कि ड्रोसोफिला में अगर हेजॉग जीन का म्यूटेशन हो जाए तो ये ड्रोसोफिला कुछ हद तक हेजॉग की तरह दिखने में बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि वर्टिब्रेट्स हैव एटलीस्ट 3 होमोलॉग्स ऑफ द ड्रोसोफिला हेजॉग जीन। 3 होमोलॉग होते हैं वर्टिब्रेट्स में ड्रोसोफिला हेजॉग जीन का, जैसे कि सबसे पहला है सोनिक हेजॉग, फिर आता है हमारा डेजर्ट हेजॉग, फिर आता है हमारा इंडियन हेजॉग। तो सोनिक हेजॉग का फंक्शन देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। न्यूरल ट्यूब पैटर्निंग, limb development, somite differentiation, organogenesis, split eye field into two, helps form posterior digit identity। जैसे कि ये पिंकी फिंगर है, इसका फॉर्मेशन कराने में ये हेल्प करता है। तो सोनिक हेजॉग पोस्टेरियराइजेशन में इन्वॉल्व होता है। फिर आता है हमारा डेजर्ट हेजॉग, जो कि हमारा सार्टोली सेल्स में मिलता है, टेस्टिस में। और माइस जो कि होमोजाइगस है फॉर नल एलील, किसका? डेजर्ट हेजॉग का, वो एग्जिबिट करता है डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है इंडियन हेजॉग। इंडियन हेजॉग हमारे गट में एक्सप्रेस होता है और कार्टिलेज में एक्सप्रेस होता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोस्ट नेटल बोन ग्रोथ में। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हेजॉग का प्रोसेसिंग और सेक्रेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे होता है। सबसे पहले हेजॉग जीन ट्रांसलेशन होके ईआर में आता है, फिर वहाँ पे उसका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा, ऑटो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी टर्मिनस को रिमूव कर देते हैं। जब सी टर्मिनस रिमूव हो जाएगा तब वो एक्टिवेट हो जाएगा अपने सेक्रेशन के लिए। बट 1-2 स्टेप्स और भी है, जैसे कि हम लोग इसमें कोलेस्ट्रॉल ऐड करेंगे और पाल्मिटिक एसिड ऐड करेंगे, जिसके बाद वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि अभी कोलेस्ट्रॉल आ गया और फिर डिस्पैच प्रोटीन भी अगर उसके साथ मिल जाता है तब वो मोनोमर फॉर्म में रिलीज हो सकता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल और पाल्मिटेट रिक्वायर्ड होते हैं मल्टीमेरिक असेंबली के लिए। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हेजॉग का इंटरेक्शन होता है हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन के साथ तो वो लाइपोप्रोटीन असेंबली फॉर्म करके सेक्रेशन में जा सकता है, या फिर वो एक्सोवेसिकल्स मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। आइए अभी हम लोग डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। ये जो ग्रे कलर्स के लाइन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बाउंड्री ड्रॉ किया गया है। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन होने के बाद हमारा यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। फिर यहाँ पे हमारा ऑटो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये सी टर्मिनल को हम कट कर देंगे, फिर सी टर्मिनल का डिग्रेडेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। मॉडिफिकेशन में मैंने क्या बताया था कि पाल्मिटिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल इस एन टर्मिनस रीजन में ऐड हो जाएंगे, फिर इसका सेक्रेशन होगा और ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डिस्पेस्ट एनेबल सिग्नलिंग हो कर सकता है ये, फिर ये लाइपोप्रोटीन असेंबली के फॉर्म में भी बाहर जा सकता है सेक्रेशन में, या फिर वो एक्सोवेसिकल के फॉर्म में भी जा सकता है। नेक्स्ट थोड़े डिटेल्स में हम लोग इसी प्रोसेस को एक और बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इस हेजॉग का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा प्रोसेसिंग ऑफ हेजॉग होगा। जो हमने स्टेप्स अभी पढ़ा था उसको हम एक और बार देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस में 45 किलोडाल्टन हेजॉग प्रिकर्सर बनता है हमारा ईआर में, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 20 किलोडाल्टन और 25 किलोडाल्टन, जो कि 45 किलोडाल्टन का है। फिर थायोस्टर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं। सिस्टीन 258 जो है ये वाला, ये क्या करता है, ये अटैक करता है ग्लाइसिन 257 को। ग्लाइसिन 257 को अटैक करने के बाद यहाँ पे थायो
एस्टर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, इसी जगह पे कोलेस्ट्रॉल का एडिशन होगा। फिर हमारा जो सी टर्मिनल डोमेन है, एंजाइम कैटालाइजेस बाइंडिंग ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ये सी टर्मिनल डोमेन कैटालाइज करेगा बाइंडिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल को एन टर्मिनस में जो बाइंडिंग होगा उसको कैटालाइज करेगा हमारा सी टर्मिनल। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का बाइंडिंग हो रहा है, ये है कोलेस्ट्रॉल, ये जाके यहाँ पे बाइंडिंग होगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि ये जो रिएक्शन है ये क्लीव करता है 2 फ्रेगमेंट में प्रिकर्सर को। प्रिकर्सर मतलब हमारा 45 किलो डाल्टन का प्रोटीन को 2 फ्रेगमेंट्स में क्लीव किया जाता है। फिर कोलेस्ट्रॉल रिटेन हो जाता है हमारा, और दूसरे मॉडिफिकेशन में हमारा पाल्मिटिक एसिड यहाँ पे ऐड हो जाता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि डुअल लिपिड एंकर्स का ज़रूरत होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और पाल्मिटिक एसिड, ताकि हमारा हेचॉक प्रोटीन फुल्ली एक्टिवेट हो सके और फिर वो सेक्रेशन में जा सके। अभी हम लोग सिग्नलिंग में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले हमारा हेचॉक जो है वो एक लिगैंड है। यह लिगैंड अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करेगा। रिसेप्टर का नाम है पैस्ट। ये जो पैस्ट है ये 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का बना हुआ है, मतलब ये 12 टाइम्स अपने मेम्ब्रेन में पास होगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि हेजहॉग एक लिगैंड है और उसका रिसेप्टर का नाम है पैस्ट, जो कि 12 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। नेक्स्ट हमें देखने को यहाँ पे मिलता है कि इन एब्सेंस ऑफ हेजहॉग, जब हेजहॉग सिग्नलिंग में प्रेजेंट नहीं होगा तब एक और मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसका नाम है स्मूदेंट। उसको पेस्ट जो रिसेप्टर है हेजहॉग का वो ब्लॉक करके रखता है। और ये स्मूदेंट जो है ये 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पेस्ट प्रोटीन रिप्रेसेस द फंक्शन ऑफ अनदर ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कॉल्ड एज स्मूदेंट, जो कि एक 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। इन द एब्सेंस ऑफ द हेजहॉग बाइंडिंग टू द पेस्ट, स्मूदेंट इज इनएक्टिव एंड डिग्रेडेड। अभी हम ये 2 चीज़ें समझ चुके हैं। एक है हमने समझा कि रिसेप्टर किससे बाइंड होता है, दूसरा हमने समझा कि एब्सेंस ऑफ हेजहॉग क्या होता है। अभी इन चीज़ों को हम अच्छे से डायग्राम के फॉर्मेट में समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम देखने को मिल रहा है जिसका नाम अगर मैं इसमें 1 दे दूं, ये एक ड्रोसोफिला का डायग्राम है। फिर नंबर 2 अगर मैं दे दूं इसे, ये एक वर्टिब्रेट का डायग्राम है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर हेजहॉग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। हेजहॉग इज एब्सेंट, ये पहले केस में हेजहॉग एब्सेंट है। सेकेंड यहाँ पे बताया गया है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि पेस्ट जो है इज एक्टिव एंड इनहिबिट स्मूदेंट। हमें देखने को मिल रहा है कि पेस्ट यहाँ पे एक्टिव है और वो स्मूदेंट को इनहिबिट कर रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पेस्ट स्मूदेंट को इनहिबिट कर रहा है। ये स्मूदेंट इनहिबिट हो गया यहाँ पे, फिर इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है कि स्मूदेंट रिमेन्स इनएक्टिव, नो सिग्नल ट्रांसमिटेड इनटू द सेल। ओके, फिर हमारा जो यहाँ पे है क्यूबिटस इंटरप्टस, ये है हमारा क्यूबिटस इंटरप्टस, CI जिसको बोलते हैं हम लोग। क्यूबिटस इंटरप्टस बिकम्स टेथर्ड टू द माइक्रोट्यूबल्स बाय स्कैफोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय कॉस एंड फ्यूज्ड। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फ्यूज्ड जो कि ये वाला है, और हमें देखने को मिल रहा है कॉस जो कि ये वाला है। इसकी वजह से CI टेथर्ड रहता है, मतलब माइक्रोट्यूबल के साथ अटैच रहता है। फिर क्या है, फिर यहाँ पे PKA के बारे में बताया गया है। PKA क्या करता है, रिक्रूट करता है एक फॉस्फेट को CI में। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक फॉस्फेट रिक्रूट हो चुका है जो कि PKA ने यहाँ पे रिक्रूट कराया है। जब PKA एक फॉस्फेट रिक्रूट करा देगा हमारे क्यूबिटस इंटरप्टस में, तब स्लिम आएगा जो कि एक F बॉक्स प्रोटीन है, SCF यूबिक्यूटिन है। वो क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा फॉस्फोराइलेटेड क्यूबिटस इंटरप्टस को, और वो क्या करेगा, पार्शियल प्रोटीलाइटिक क्लीवेज कर देगा। पूरा क्लीवेज नहीं करेगा, पार्शियल प्रोटीलाइटिक क्लीवेज मतलब हाफ हिस्से में उसको तोड़ देगा। फिर क्या होगा, ये जो ट्रुनकेटेड रिप्रेसर है ये प्रोड्यूस हो जाता है। ट्रुनकेटेड मतलब आधा कटा हुआ टुकड़ा, ये प्रोड्यूस हो जाता है और एक रिप्रेसर की तरह काम करता है। तो ये जब हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, जब CI रिप्रेसर एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर, वो ब्लॉक कर देगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक हेजहॉग टारगेट जीन को, और यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा।
सेकेंड डायग्राम जो कि वर्टिब्रेट्स के बारे में बताया गया है वो भी सेम है। यहाँ पे हमारा हेजॉग प्रेजेंट नहीं है, तो पेस्ट हमारे स्मूथ एंड को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। स्मूथ एंड यहाँ पे ब्लॉक होने के बाद हमारा सीआई को पीके एक क्लीव कराएगा, सेम प्रोसेस। फिर क्लीव कराने के बाद ये जब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा ये ट्रांसलेशन को ऑफ कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर देगा। फिर यहाँ पे हमारा हेजॉग का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, तो सिग्नलिंग भी नहीं हो पाएगा। ये हमने पहला केस देख लिया जहाँ पे हेजॉग नहीं है। अभी दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे हेजॉग प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे भी सेम है, पहला डायग्राम हमारा ड्रोसोफिला का है, दूसरा डायग्राम हमारा वर्टिब्रेट्स का है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हेजॉग बाइंड करता है अपने पेस्ट रिसेप्टर के साथ, यहाँ पे हमें बाइंडिंग देखने को मिल रहा है। हेजॉग आके अपने पेस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लिया है। इसमें दो चीज़ हमने पढ़ा था पहले, दो एक्स्ट्रा चीज़ होते हैं, आईहॉग और बोई। ये हेल्पर्स होते हैं जो इस सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हेजॉग बाइंड कर लिया, आईहॉग और बोई ने उसको हेल्प कर दिया। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि पेस्ट इनहिबिशन ऑन स्मूथ एंड रिमूव्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो हेजॉग का रिसेप्टर है पेस्ट, वो यहाँ पे इनहिबिशन और डिग्रेडेशन हो जा रहा है यहाँ पे, बट स्मूथ एंड को तो कोई नहीं रोक रहा है, तो स्मूथ एंड यहाँ पे एक्टिव है। अगर स्मूथ एंड एक्टिवेट है तो हमारा सीआई रिलीज हो जाएगा माइक्रोट्यूबुल से। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये स्मूथ एंड है ये फ्री है अभी हमारा अभी स्मूथ एंड फ्री है, और इसमें फॉस्फोराइलेशन कर रहा है पीके, तो ये मेम्ब्रेन में आके लग जाएगा यहाँ पे। तो पीके अपना काम करने के लिए वो ऊपर चला गया, तो नीचे सीआई पे कोई फॉस्फेट नहीं लग रहा है, तो सीआई फ्री हो गया। अगर सीआई फ्री हो गया तो स्लिम भी उसको कट नहीं कर पाएगा, तो स्लिम अगर उसको कट नहीं कर पाएगा तो आराम से वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और वो ट्रांसक्रिप्शन में मदद करेगा हेजॉग जीन्स के। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पीके एंड स्लिम इनएक्टिव हो जाते हैं, नो सीआई का कोई क्लीवेज नहीं होता है यहाँ पे। फिर सीआई एंटर करता है न्यूक्लियस के अंदर और हमारा टारगेट जीन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड हो जाता है। अभी हम सेम सिग्नलिंग को एक और बार देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो सके। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हेजॉग प्रेजेंट नहीं है और हमें हमारा यहाँ पे 12 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर पेस्ट भी दिख रहा है। तो पेस्ट क्या करेगा, पेस्ट सबसे पहले हम एसएमओ का मतलब स्मूथ एंड को यहाँ पे ऑफ करेगा। तो स्मूथ एंड अगर डिग्रेडेशन हो जाएगा तो हमारा सीआई का क्लीवेज हो जाएगा। यहाँ पे सीआई अगर क्लीव हो जाता है तो सीआई न्यूक्लियस के अंदर आएगा और हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा। सेकेंड डायग्राम में हम लोग देख रहे थे जिसमें हेजॉग प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हेजॉग प्रेजेंट है तो अगर हेजॉग प्रेजेंट होगा तो हमारा जो हेजॉग का जो रिसेप्टर है पेस्ट वो डिग्रेड हो जाएगा और स्मूदेंट मेम्ब्रेन में मूव कर जाएगा। अगर स्मूदेंट मेम्ब्रेन में मूव कर जाएगा तो पीके उसमें फॉस्फोराइलेशन कर देगा। अगर पीके फॉस्फोराइलेशन करा रहा है तो सीआई में कौन फॉस्फोराइलेशन करेगा, कोई नहीं कराएगा, तो सीआई फिर से फ्री हो जाएगा। सीआई अगर फ्री हो जाता है तो वो आराम से न्यूक्लियस के अंदर आएगा और वो अपना ट्रांसक्रिप्शन करेगा और अपना हेजॉग सिग्नलिंग को एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कंपैरिजन। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट का एग्जांपल में आ गया ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में हमने पढ़ा था कि क्यूबिटस इंटरप्टस होता है, उसी का ही होमोलॉग वर्टिब्रेट्स में हमें देखने को मिलता है ग्ली 1, ग्ली 2 एंड ग्ली 3। फिर आते हैं हमारे इनवर्टिब्रेट में रिप्रेसर। रिप्रेसर में प्रेजेंट होता है क्लिफ्ट सीआई। हमने अभी देखा था सीआई को हम क्लीवेज कर देते हैं, बट रिप्रेसर में हमारा होता है क्लिफ्ट ग्ली। फिर दूसरा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे को रिसेप्टर जो कि था आईहॉग और बोई। आईहॉग और बोई था हमारा ड्रोसोफिला में, बट हमें वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है कोडो मिलता है आईहॉग की जगह पे, और बोई में हमें देखने को मिलता है बॉक और गैस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ हेजॉग पाथवे इन वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लिम्ब पैटर्निंग में इंपॉर्टेंट है ये वाला पाथवे। फिर न्यूरल डिफरेंशिएशन एक्सॉन पाथ फाइंडिंग में इंपॉर्टेंट है, रेटिनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, पेनक्रियास के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, क्रेनियोफेशियल मॉर्फोजेनेसिस फेस एंड स्कल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन परफॉर्म्ड विथ सोनिक हेजॉग म्यूटेंट माइस। सोनिक हेजॉग म्यूटेंट माइस में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज़ किया गया वो है एक माउस। यहाँ पे क्या होता है कि
जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या देखने को मिलता है, माइस मेड होमोजाइगस, यहाँ पे माइस को हमने होमोजाइगस बना दिया है फॉर ए म्यूटेंट एलील सोनिक हेजहॉग के लिए हमने होमोजाइगस बना दिया है। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा कंक्लूजन में, सोनिक हेजहॉग जो कि एसेंशियल है फॉर नॉर्मल लिम्फ एंड क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट, इट्स एब्सेंस, इसका जब एब्सेंस होगा तो ये डिसरप्ट कर देगा मिडलाइन पैटर्निंग को, लीडिंग टू सीवियर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट क्या होगा इसका, रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगा मिडलाइन ऑफ द फेस रिड्यूस हो चुका है और एक सिंगल आई देखने को मिलेगा, हमें सिंगल आई देखने को मिलेगा सेंटर ऑफ द फोरहेड में, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोपिया कंडीशन, जो कि मैंने इस कार्टून की मदद से दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा टिराटोजेंस इस डिजीज को कॉज करा सकता है, मतलब साइक्लोपिया कॉज करा सकता है। जैसे कि एक हो गया हमारा जार्वाइन, एक हो गया हमारा साइक्लोपेमाइन, ये दोनों ही एल्कालॉइड्स है जो कि प्लांट विराट्रम कैलिफोर्निकम, जो कि कॉर्न लिली है इसका कॉमन नेम, वहाँ से ये डिराइव्ड होते हैं। तो ये दोनों ही डायरेक्टली इनहिबिट कर सकते हैं स्मूदेंट के फंक्शन को। अगर स्मूदेंट के फंक्शन को इनहिबिट करेंगे तो हेजहॉग सिग्नलिंग नहीं होगा और हमारा डिजीज साइक्लोपिया कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि रोल ऑफ सोनिक हेजहॉग इन लेटर डेवलपमेंट, लेटर डेवलपमेंटल में क्या रोल प्ले करता है हमारा सोनिक हेजहॉग। चिक एम्ब्रायो में ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है फिदर फॉर्मेशन में, मैमल्स में ये एसेंशियल है हेयर के फॉर्मेशन में, और ह्यूमंस में ये स्किन कैंसर कॉज कर सकता है अगर इसका मिसरेगुलेशन होता है तो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक जेब्राफिश का केस देखते हैं। व्हेन जेब्राफिश एम्ब्रायोस आर एक्सपोज टू अल्कोहल, अगर अल्कोहल दिया जाए जेब्राफिश को ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट में तो उनका मिडलाइन पैटर्निंग डिसरप्टेड हो जाएगा। अल्कोहल कैन इंड्यूस साइक्लोपिया, अल्कोहल की वजह से इसमें साइक्लोपिया देखने को मिल सकता है हमें। पहले भी एक केस हमने देखा था, अभी यहाँ पे एक और केस देख रहे हैं हमने साइक्लोपिया का। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि अल्कोहल जो है वो इंटरफेयर करेगा सोनिक हेजहॉग सिग्नलिंग के साथ और हमारा फिश में साइक्लोपिया हो जाएगा। एक ही आई देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे जेब्रा फिश में। ओके, फिर हम लोग देख लेते हैं कि इनएप्रोप्रिएट हेजहॉग सिग्नलिंग और ट्यूमर फॉर्मेशन में क्या रोल है। अगर इनएप्रोप्रिएट सिग्नलिंग होगा हेजहॉग का तो हमें ट्यूमर देखने को मिलेगा मेडुलोब्लास्टोमस, जो कि सेरिबेलम का ट्यूमर होता है, या फिर रैप्डोमायोसार्कोमस जो कि ट्यूमर होता है मसल्स का। ये सब केसेस हमें देखने को मिलेगा अगर इनएप्रोप्रिएट हेजहॉग का सिग्नलिंग होगा तो। नेक्स्ट हमारा सिग्नलिंग का चैप्टर खत्म हो चुका है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ हेजहॉग लिगेंड व्हाट हैपेंस टू द सीआई एंड द ग्ली। तो सीआई का मतलब क्या है, क्यूबिटस इंटरप्टस, और ग्ली का मतलब ग्ली है जो कि हमारा वर्टिब्रेट्स में मिलता है, और सीआई हमारा ड्रोसोफिला इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इट एक्ट्स एज ए ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर, इट गेट्स क्लीव्ड इनटू ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर, इट एंटर्स द न्यूक्लियस एंड एक्टिवेट जीन्स, इट बाइंड्स डायरेक्टली टू द पेस्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आप सभी को पता है, जो कि होगा पॉइंट नंबर बी, इट गेट्स क्लीव्ड इनटू ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, Which of the following co-receptors are used in vertebrate hedgehog signaling? ये तो एकदम ईजी है, मैंने एक टेबल बना के दिया था थोड़ी देर पहले, हमने देखा था। सबसे पहले यहाँ पे था आईहॉग जो कि होता है हमारा कोडो, बोई के लिए होगा बॉक और गैस। अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो आईहॉग हमें मिल रहा था ड्रोसोफिला में और बोई हमें मिल रहा था ड्रोसोफिला में। तो आईहॉग का होमोलॉग होता है कोडो वर्टिब्रेट्स में और बोई का होता है बॉक और गैस। तो इसका भी आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ये होमोजाइगस म्यूटेंट इन सोनिक हेजहॉग इन माइस रिजल्ट्स इन व्हिच डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉलीडेक्टाइली, साइक्लोपिया, एल्बिनिज्म, डॉर्फिज्म। इसका आंसर बहुत ही इजी है, साइक्लोपिया होगा इसका आंसर। ओके, तो हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू। कुछ एक लाइन्स हमने लिखे हैं ड्रोसोफिला हेजहॉग सिग्नलिंग के ऊपर, चलिए देख लेते हैं उस लाइन्स को। फ्रॉम एम्ब्रायो स्पार्क टू लाइफ्स डिजाइन, हेजहॉग गाइड्स इच ग्रोइंग लाइन, इन लिम्स, इन फेस, इन हार्ट, इन ब्रेन, इट विस्पर्स ऑर्डर, इट वीव्स द फ्रेम, बट व्हेन इट्स वॉइस गोज वाइल्ड एस्ट्रे, डिसऑर्डर, कैंसर फाइंड्स देयर वे।
ए सिग्नल स्मॉल वास्ट इट्स रोल, हैजॉग शेप्स द लिविंग होल। थैंक यू। आशा करता हूँ आप सभी को आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और आप सभी को हैजॉग सिग्नलिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें मदद करें आगे बढ़ने में। थैंक यू।